प्रतिरोध अगर मेरी कविता का मुख्य स्वर है, तो असल में मुख्य स्वर जीवन है और जीवन को इस समय प्रतिरोध के बगैर रचा ही नहीं जा सकता है। तो जैसे ही आप अधिकार वंचित होते हैं, तो एक नई दुनिया फ़ैंटेसी की शुरू होती है कि ये जो व्यापक अधिकार वंचित समाज है, उसके पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं। तो हर आंदोलन कुछ देकर जाता है, लोग समझते नहीं हैं, उसकी बुराइयों को देखते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि उस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र का विस्तार किया। विपक्ष लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि विपक्ष की आवाज़ को बराबर की आवाज़ माना जाए। जाति, धर्म, भाषा, रूप, रंग के आधार पर जब आप बाँटते हैं मनुष्य को, वैसे ही संवेदना खंडित होती है और संवेदना खंडित होती है, तो मनुष्यता का पक्ष कमज़ोर होता है और लोकतंत्र हमेशा ताकतवर नेता से नहीं होता है, संस्थाओं से होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकतंत्र में ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक चेतना, समावेशी चेतना का प्रधानमंत्री चाहिए, जो सबके बारे में सोचे। हर बार उस बेहतरी को निगल जाने के लिए कोई न कोई आएगा, कोई न कोई क्रूर आदमी आएगा जो सत्ता पर काबिज होकर जो कुछ अब तक हो पाया है, बेहतर हो पाया है, उसको निगलने की कोशिश करेगा। ऐसे बुरे वक़्त कैसे लिखी जाए कोई कविता? जब फूलों को देखकर कहना मुश्किल हो, वह फूल ही है। पहाड़ पर चढ़ो, तो वह बालू के ढूँह की तरह बहराने लगे। नदी का पानी इतना विषैला हो कि डुबकी लगाते ही छाले उतर जाए। चॉकलेट में मिठास की जगह विज्ञापनों का शोर भरा हो, साबुन में खुशबू के बदले प्रचारिका की अदाएँ हों, यानी कोई भी चीज़ वह ना हो जो उसे होना चाहिए। झूठ के नक्कारे पर बजते-बजते शब्द जब हो चुके हों गरिमाहीन, जब घटित हो जाएँ एक साथ इतनी अनचाही घटनाएँ, ऐसे बुरे वक़्त कैसे लिखी जाए कोई कविता? यह कविता मदन कश्यप जी की है। जिस संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ उसकी चर्चा भी कर चुका हूँ। साहित्य तक के स्टूडियो में आज मेरे साथ मदन कश्यप जी मौजूद हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। मदन जी, हमारे समय में कविता के में प्रतिरोध के स्वर की वह सबसे सशक्त आवाज़ हैं जिन्हें सुना जाना इसलिए भी चाहिए कि इनके शब्दों में हमारा समय, हमारे समय की विडंबनाएँ, हमारे समय में हो रहा शोषण और सत्ताओं का अनाचार, दुराचार प्रतिध्वनित होता है, प्रतिबिंबित होता है। मदन जी पहले कवि हैं या प्रतिरोध का स्वर, यह समझना बहुत मुश्किल है, खासकर जब उनकी राजनीतिक कविताओं को आप देखते हैं। समय कोई भी रहा हो, अ, जब से आपने कविताओं का लिखना शुरू किया है, कहीं न कहीं इनका स्वर उस आम आदमी को आवाज़ देने में था, प्रकृति के उस तत्व को आवाज़ देने में था, जो कहीं न कहीं दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था। और केवल भारत के स्तर पर नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर कुछ भी मनुष्यता के खिलाफ हो रहा हो, तो चाहे वह निकारागुआ हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह रूस हो, चाहे वह यूक्रेन हो, कहीं भी कुछ भी अगर मनुष्यता के खिलाफ है, तो मदन जी उस पर अपनी दृष्टि डाल रहे थे, लिख रहे थे। मदन जी, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि एक कवि के रूप में ये प्रतिरोध का जो स्वर आपने चुना अपने लिए, प्रेम भी आपके यहाँ है, आपके यहाँ समय भी है, आपके यहाँ संदर्भ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मुझे आँकना हो कि मदन कश्यप की रचनाओं को मैं किस रूप में देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो ताकत है आपकी कविताओं की,
और जो मनुष्यता के हित में खड़ा होने का आपकी जो दृढ़ता है, वह आपको अपने समय के कवियों से अलग खड़ा करती है। और बहुत बार मैं देखता हूँ, बहुत सारे आलोचकों की पुस्तकें हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह निर्मित ही कैसे हुई? ये सही बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने और मुझे लगता है कि प्रतिरोध अगर मेरी कविता का मुख्य स्वर है, तो असल में मुख्य स्वर जीवन है और जीवन को इस समय प्रतिरोध के बगैर रचा ही नहीं जा सकता है। मतलब जीवन में आप जब अ, ये एक बहुत पहले सुकांत भट्टाचार्य बांग्ला के बहुत प्रख्यात कवि हुए, उनकी एक बहुत अच्छी कविता है क्षारपत्रों। बांग्ला में है और मैं बांग्ला नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका अर्थ यही है कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी आँखों में एक पासपोर्ट है, एक क्षारपत्र पासपोर्ट को कहते हैं बांग्ला में। और वो कह रहा है कि ये दुनिया मेरे लिए खाली करो, अब मैं नई दुनिया में आ गया हूँ और अब तुम लोग जो पुराने लोग हो, अब इसको खाली करो और इससे आगे जाओ। तो फिर अंत कविता की होती है, कविता का अंत होता है जहाँ पर वो कवि कहता है कि मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, लेकिन झाड़-झंकार को साफ करके इस दुनिया को तुम्हारे जीने के लायक बनाकर तार-पार हो वो इतिहास, उसके बाद मैं इतिहास बनूँगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चा अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो उसकी शुरुआत ही प्रतिरोध से हो रही होती है। तो हम मूलतः जीवन के हैं और जीवन के लिए सार्थक स्पेस बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि जीवन की जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो जीवन के प्रतिकूल हैं, बहुत वो नहीं है जीवन के पक्ष में, उनका विरोध किया जाए और उस दुनिया को बेहतर बनाया जाए। मूल प्रतिरोध का मूल लक्ष्य क्या होता है? बुरी चीज़ों को हटाकर दुनिया को बेहतर बनाना। बेहतर क्यों बनाना? जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। तो प्रतिरोध का स्वर है, लेकिन मूलतः वही जीवन का स्वर है। एक तो ये है। दूसरी चीज़ अब कहना मैं ये चाहूँगा कि प्रेम का है। प्रेम भी इसका हिस्सा और प्रेम प्रतिरोध से अलग नहीं है और प्रतिरोध भी प्रेम से अलग नहीं। जब समय बहुत हिंसक हो, हिंस्र समय में प्रेम के बारे में लिखना, प्रेम करना, प्रेम की कविताएँ लिखना, यह भी एक प्रतिरोध है। और क्या कारण है कि आप देखेंगे कि जहाँ पर खाप पंचायतें ज़्यादा उग्र होती है, वहाँ भी प्रेम किया जाता है। क्यों? जानते हुए कि हमारी हत्या भी हो सकती है, होती है। एक की हत्या हो गई, तो हत्या जिसकी हो गई, उसके बाद भी कोई प्रेम कर रहा है। तो ये है शक्ति और यह प्रतिरोध है। हत्यारों के पक्ष में नहीं खड़ा है वो प्रेम कर रहा है हत्यारों के विरुद्ध, हत्यारी इच्छाओं के विरुद्ध। तो प्रेम भी जो स्वर है, वो मूलतः उसका बहुत गहरा रिश्ता है प्रतिरोध से। और प्रतिरोध का भी गहरा रिश्ता प्रेम से है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं हो दुनिया को बेहतर बनाने का, तो प्रतिरोध क्यों? अगर हम हारे हुए इंसान बन जाएँ, हम दुनिया से प्यार ही नहीं करें, तो प्रतिरोध भी क्यों करेंगे किसी चीज़ का करें? देखिए, मैं यह जानने की कोशिश करूँगा कि आपके मन में यह तो मदन कश्यप जब बतौर कवि, बतौर साहित्यकार, बतौर चिंतक, बतौर विचारक, बतौर संपादक, बतौर पत्रकार, बतौर स्तंभकार, आपकी बहुत सारी लेखन, मतलब आपका पूरा जो जीवन अभी तक, जी। अगर जो लोग आपको जानते होंगे, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि अ, एक पूरा लंबा समय मदन जी कहीं भी रहे, लेखन से कभी परे नहीं हुए। हमेशा लिखते रहे। जब नौकरी में थे तब भी उससे वंचित नहीं थे। और दृष्टि की सजगता यह थी कि दुनिया में कहीं कुछ भी घट रहा हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो उस पर भी बहुत बारीक दृष्टि थी। विचारधारा के स्तर पर कहाँ कौन से टकराव हो रहे हैं, मनुष्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती किन चीजों की है, सियासत किस तरह से आम मनुष्य को जंगल, जमीन, खेत, खलिहान, मजदूर को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उद्योग धंधे हों या पूंजीपति हों, उन वे किस तरह से राजनीतिक सत्ता से या प्रशासकों से गठजोड़ कर एक शोषक की मुद्रा में उपस्थित हैं। इन सब पर मदन जी की दृष्टि थी। लेकिन एक बच्चा जो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन की शुरुआत, ये भाव कैसे आया? क्योंकि हाँ, जब तक आपके अंतर में ना हो, आपकी निर्मित ना हो, आप ऐसा नहीं हाँ, कर बिल्कुल सकते। है कि बचपन में ये ऐसा कुछ नहीं था। 2 चीज़ें थी जो आ गई थी जैसे भी आ गई। वो है संवेदनशीलता और भावुकता, जिसको आजकल लोग बहुत बुरी चीज़ कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं भावुक रहा हूँ और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि भावुकता मेरे भीतर है।
और भावुकता कहीं एक उन्नत रूप संवेदनशीलता है। जो लोग कहते हैं कि मैं भावुक नहीं संवेदनशील हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पाखंड है। जो भावुक नहीं होगा तो वो संवेदनशील भी नहीं होगा। ये एक तर्क गढ़ा जाता है। तो वो चीज़ें थीं और वो बचपन में से थी। उसमें कुछ इज़ाफ़ा इस रूप में हो गया कि मैं 8 साढ़े 8 साल का था तो मेरी माँ का निधन हो गया। तो गाँव में जो मातृहीन बालक होता है, उसकी परिस्थिति को आप समझ सकते हैं। उसको जो प्यार करने वाले होते हैं, उसको उसका की रक्षा करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग भी इतने संवेदनशील नहीं होते हैं कि उसके दुःख को शेयर करें। वो सोचते हैं कि इसको खाना ठीक से मिलना चाहिए, इसको कपड़ा ठीक से मिलना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, जो गाँव की व्यवस्था में होता है। उतना अगर हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, आपके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। लेकिन आपके मन पर क्या बीत बीत रहा है और माँ की स्मृतियाँ हैं, तमाम चीज़ें। अब मेरी बहुत माँ की पल कविताएँ मिलेंगी माँ की स्मृतियों को लेकर उस समय। तो वो उसका ख़्याल कोई नहीं रखता है। तो उससे जो है कि आदमी आहत होता है और आहत होता है और वो अपने को जज़्ब करता है। अपने भीतर इन तमाम चीज़ों को रखता चला जाता है। तो यहाँ से ये जो प्रतिरोध पैदा हो, कि ये जो दुनिया है, जो अत्याचार है, असमानता है, संवेदनशील स्वभाव के कारण ये पैदा हुआ। गरीबों को देखा, तमाम चीज़ें करता था। तो उससे जो पैदा हुआ तो उसमें क्या है कि आप जब उसके बारे में सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है इसे नहीं होना चाहिए, जब ये प्रश्न ये विचार आ जाते हैं, बहुत परिपक्व नहीं होने पर भी, तो प्रतिरोध अपने आप पैदा होता है। वो प्रतिरोध के रूप में ही पैदा होता है। नहीं, आपका हाँ, पारिवारिक सामाजिक परिवेश क्या था? हाँ, बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन का जो मध्य वर्ग होता है, जैसे मेरे घर में तो मेरे कहने के लिए मेरे पिता कभी ज़मींदार रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के आने के पहले ही ज़मींदारी ख़त्म होने के साथ ही इन लोगों ने क्या किया था हमारे यहाँ कि ज़मीन ज़्यादातर जो रैयत थे उनके पास चला गया, क्योंकि सवर्ण रैयत थे। हमारे हमारे रैयत ये जब जो दलित पिछड़े रैयतों के साथ तो ज़मींदारों ने बेईमानी की ना, हुँ, और उसकी ज़मीन जो है रातों-रात हड़प के अपने नाम पर कर लिया। जो रेंट पर था उसको अपने नाम कर लिया, इसलिए ज़मींदार लोग बच गए। हमारे जो रैयत जो सवर्ण रैयत थे, स्वजातीय रैयत थे, तो वो तो चालाक लोग थे, तो वो उनका नहीं ले पाए। तो उनकी स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। लेकिन मेरे माँ के निधन के बाद मेरा जो लालन-पालन हुआ, जो हुआ, वो ननिहाल में हुआ। तो वो लोग लैंडलॉर्ड नहीं, वो ज़मींदार नहीं थे, वो लोग किसान थे और एक अच्छे किसान, खूब मतलब 2 भैंस पालने वाले, 2 गाय पालने वाले, 4 बैल वाले, मतलब खूब एक ठाट-बाट के साथ वो सारी चीज़ें थी उनके पास। तो वो अच्छा था। लेकिन वो है कि एक जो मन बन गया ना, वहाँ रहने के बाद कई चीज़ें थी। एक तो ज़ाहिर है कि जब आप ननिहाल में रहते हैं, तो आपके पास चाहे जितनी सुविधाएँ हों, लेकिन आपका अधिकार कुछ भी नहीं होता है। आपको इसका एहसास होता है कि मेरे भाइयों का जो अधिकार था उस घर पर, हैं? जो था, वो मेरा अधिकार नहीं था। ये इसको किसी ने कहा नहीं, ये अपने आप हो जाता है, ये बन जाता है। तो जैसे ही आप अधिकार वंचित होते हैं, तो एक नई दुनिया फ़ैंटेसी की शुरू होती है कि ये जो व्यापक अधिकार वंचित समाज है, उसके पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं। आपको हुँ। याद है कि पहली कविता म आपने किस समय लिखी थी देखिए और वह क्या किस विषय हाँ, पर थी? अब क्योंकि म वो अगर हम याद करें तो वो तो ऐसा समय था 7-8 साल की उम्र में माँ के निधन के बाद, जो वो कविता तो नहीं है, लेकिन भावनाएँ तो आती हैं ना, वहीं से चीज़ें बनी। आज चाहे मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, लेकिन पहले वो जो लिखा था, वो कहीं दर्ज भी नहीं है, मतलब वो प्रारंभिक कविताएँ जो हमने छोड़ रखी है, जो संकलनों में नहीं लिया है, उसमें भी वो नहीं है शामिल है, क्योंकि पूरी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सुना सकते याद हैं? है वो, हाँ। जैसे वो हुआ कि मेरी माँ का जब निधन हुआ था, उसके बाद ये वो दुर्गा पूजा के आस-पास का समय था, तो उसके बाद सब ठंड-वंड बीत जाने के बाद जब बसंत का ऋतु आया है, तो कोयल फिर से बोलना शुरू करती है। तो हम कहते हैं कि इतने दिनों के बाद कोयल तो लौट आया है, तो कि मेरी माँ नहीं लौट आएगी? ये बहुत भावुक करने वाला मतलब था। कोकिल तुम आ गई लौट कर, मेरी माँ कब आएगी? हँसते खेलते आया बसंत, मेरी खुशियाँ कब आएगी? ये पहली कविता थी।
7-8 साल की उम्र। हाँ, वही 8 से साढ़े 8 में माँ मरी थी, तो 9वाँ साल 9 साल के आस-पास की उम्र में। यहीं से कभी शुरू हुई चीज़ें। बाद में कुछ तुकबंदियाँ-वुकबंदियाँ चलते-चलते वो हुआ, फिर आप वो एक। विज्ञान की तरफ चले गए, हुँ। पढ़ाई आपकी विज्ञान में, फिर आपने स्नातकोत्तर अ, हाँ, फिर छोड़ा विज्ञान की पढ़ाई। तो मैं जैसे सब करते हैं साइंस का कर रहा था, और कोई मेरी इच्छा नहीं थी कि साहित्य को इस तरह पेशेवर ढंग से पढ़ना है। वो भी एक पारिवारिक परिस्थितियाँ ही थी, चूँकि जब मतलब 12वीं क्लास तक तो मैं ननिहाल के गाँव में रह के पढ़ा, वहाँ तक का एक अलग जीवन था। तो कई कठोर सच्चाइयाँ उसके बाद पैदा हुई जब मैं फिर वापस लौट के आया अपने घर और अपने पिता और अपने परिवार में भी। तो मुझे ऐसा एक समय आया जब लगा कि शायद मैं अब विज्ञान की पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान की पढ़ाई के लिए नियमित क्लास करना, अनुशासन में रहना है, किताबें मतलब उसके लिए जो कुछ चाहिए, वो सब करने की स्थिति नहीं है। तो जैसे-तैसे पढ़ लेना है। तो मुझे लगा कि चलो ऐसा विषय चुनते हैं, जिसमें कुछ बहुत किए बगैर भी हो जाएगा। बीए में जाके मेरी एससी पे, तो फिर हमने बीएससी छोड़ के बीए में बहुत पैरवी करके, एक प्रोफ़ेसर जो बहुत मानते थे साहित्य में, उन्होंने पैरवी कराई कि भई मेरा कर लीजिए, तो कर दिया, एडमिशन करा लिया मैंने। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पढ़ाई-लिखाई जारी रखने का मतलब और पढ़ लेने का मतलब है कि कम से कम मेहनत में, कम से कम एफ़ोर्ट में और बिना बहुत तैयारी न भी करें, तो हम बीए देना था, बीएससी छोड़ के, हम बीए पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने विषय रखा अ, हिंदी लिटरेचर और फ़िलॉसफ़ी, और उसके अलावा तो हिंदी, अंग्रेजी का जो होता था कंपल्सरी, तो वो रख लिया हमने। तो इन चूँकि स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, तो स्कूल के दिनों में वो सरकारी स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, जिला स्कूल के स्तर का, सर्वोदय मल्टीपर्पज़। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिर बाद में नहीं रही, कि वो क्लास लाइब्रेरी अलग होता था। हर क्लास में 9th से क्लास से 9th स्पेशल 10th, तो हर क्लास में एक पुस्तकालय, और मैं क्लास लाइब्रेरी का इंचार्ज होता था। और करता ये था कि 150-200 किताबें रहती थी, तो वो लगभग उसमें से अधिकांश किताबें मैं खुद ही पढ़ जाता था, और कोई पढ़े या ना पढ़े, मैं पढ़ता था। तो बहुत सारी किताबें, साहित्य और दर्शन की बहुत सारी किताबें उसी समय पढ़ चुका था। तो लगा कि तो लिटरेचर में तो पूछा जाएगा, प्रश्न जो आएगा, तो बिना पढ़े भी हम कुछ लिख देंगे तो लिख देंगे। लगभग इसी तरह से हमने वो तैयारी की तो थी। इसीलिए आप आप जो है साहित्य की तरफ आ आपकी गए जो और फिर इसमें पास कर लिया और आ गया। मतलब साहित्य लिखना पढ़ना तो था ही, ज़ाहिर है कि उसके कारण ही आया, लेकिन ये कि डिग्री इसकी लेनी है, इसकी इच्छा नहीं थी। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी आई, तो हमने फिर आपका जो संग्रह, पहला संग्रह था 1992 में आया, बहुत विलंब से आया। विलंब से आया, लेकिन उदास है पृथ्वी। जी। और पहले संग्रह से ही आपने यह छाप छोड़ी अपने पाठकों के सामने, या जो लोग साहित्य के क्षेत्र में थे, कि आपका जो लगाव है वह प्रकृति की तरफ है। निश्चित रूप से। दूसरा ये है कि विचारधारा के स्तर पर जो एक लेखक की, एक सर्जक की प्रतिबद्धता होती है, वह आपकी 1992 से हम 2024 में बात कर रहे हैं। अगर आज भी आपको कोई जानता है, या आपकी कोई लिखी अगर मान लीजिए किसी संग्रह में कविता ना भी दिखे, और अगर हम सोशल मीडिया पर आपकी कोई भी पोस्ट देख लें, अ, तो उसमें आप कहीं न कहीं एक समानता है, एक बिंदु पर आप कहीं नहीं बदलते हैं। वह बिंदु है मनुष्य के पक्ष में हाँ, वो खड़े हमेशा ही होना। वो रहा है। बस मैंने यही किया कि विचारधारा इतनी ही है कि हम मनुष्य के पक्ष में हैं, और मनुष्य का बेहतर जीवन का जो संघर्ष है, जैसा है, जो कुछ है, इसे और बेहतर बनाए, इस संघर्ष के साथ है। ऐसा भी नहीं है कि हमने इस संघर्ष के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये भी नहीं है कि कभी उससे अलग विमुख हुआ हूँ। हमेशा उसके पक्ष में खड़ा रहा हूँ, ये भी सच है। और ये भी सच है कि ऐसा कुछ नहीं किया है, बहुत मैंने आंदोलन, क्रांतिकारी चीज़ें ठीक है, करते हैं थोड़ा बहुत आ, प्रतिरोध का कोई आंदोलन हो, कुछ भी हो और सही लगता हो, तो उसमें शामिल हो जाना, चले जाना, वो सब होता है। लेकिन एक हमारा समय भी ऐसा नहीं आया कभी इस तरह का कि जो एक बड़ी लड़ाई हमें दिखाई दे, कि जिसमें बिहार में आखिरी आंदोलन था जयप्रकाश आंदोलन, उसमें मैं शामिल भी था। तो जेपी मूवमेंट के बाद ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं आया
हमारे देश में कि जो इतना व्यापक हो कि उसमें आदमी कूद पड़े। उसके पहले तो है, नक्सलवाड़ी का आंदोलन उसके पहले है, उसके पहले तेलंगाना का है, कुछ भी है। और जयप्रकाश आंदोलन जो है वो मध्यवर्ग का ही सही जो भी था, जब उस आंदोलन से हर आंदोलन कुछ देकर जाता है, लोग समझते नहीं है, उसकी बुराइयों को देखते हैं। जेपी आंदोलन को देखते हुए लोग कहेंगे, अरे इसने ऐसा पैदा कर दिया, इसने इस नेता को आप बहुत सारे समाजवादी जो बाद में भ्रष्टाचार में भी डूबे रहे, कि इन भ्रष्ट नेताओं को पैदा किया। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि उस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र का विस्तार किया। लोकतंत्र के प्रति पहली बार विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। लोकतंत्र को उसके पहले नेहरू तो कुछ करना भी चाहते थे, कर नहीं पाए थे, इंदिरा जी ने कुछ समझा ही नहीं था। लोकतंत्र सिर्फ टेक्निकली चुनाव जीतने का मामला था। विपक्ष का भी सम्मान करना है। और जैसे अभी भी वैसा ही लोकतंत्र आ गया कि हम विपक्ष, लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि विपक्ष की आवाज़ को बराबर की आवाज़ माना जाए। आपकी कविताओं में राजनीतिक जागरूकता बहुत दिखती है और जितनी कविताएं हैं, अगर आपकी उनको ये कहा जाता है कि राजनीति के पक्ष में आप लिखते ज़रूर हैं, उसके प्रति बहुत अवेयर हैं। मैं अगर ये पूछूं कि जैसे एक कविता आपकी 2010 में आपने लिखी, ठीक है, सबसे बड़ा पाप है पराजित होना, विजेता ही लिखता है इतिहास, और वह धीरे से सुयोधन को दुर्योधन में बदल देता है। हालांकि सुयोधन और दुर्योधन का जो पारंपरिक अर्थ है वहाँ यहाँ हमने नहीं लिया है, हमने अपने नए अर्थ में इसको ले लिया है। तो वो ये बता रहा है कि अच्छे योद्धा को बुरे योद्धा, माने वो इतिहास हमेशा ही ये होता है कि जो जीत विजेता होता है वो लिखता है, और वो क्या करता है कि पहले वाले लोगों को, इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, इस देश में कुछ भी नहीं था 47 में, लेकिन 47 के बाद जब आज़ादी मिली तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री या जो भी सत्ता में लोग रहे, उन लोगों ने कई अवधारणाएं अच्छी रखी। उद्योग लगाना बहुत कठिन था, आज की तरह पैसे नहीं थे मध्य वर्ग के पास कि शेयर मार्केट से पैसा लेकर के आप उद्योग लगाएंगे। तो सरकार ने पब्लिक सेक्टर के रूप में उद्योग विकसित किए, सरकारी संस्थाएं बनाई जिनसे प्राइवेट उद्योग को भी फिनांस कर। तो उद्योग का ये सब विकास किया गया, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें भी हैं, लेकिन ये भी किया था। लेकिन अब जब नया विजेता आया तो उसने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। आपके आलोचक कहते हैं कि आप वामपंथी हैं। कह सकते हैं, कोई पंथ अगर लगता है तो। मैं तो सिर्फ मनुष्य के पक्ष में हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य का पक्ष जिधर से जाता है, वो अगर वाम पक्षी है तो वही है। अगर वो हमें कोई बता दे कि नहीं दक्षिण पंथ भी मनुष्य का पक्ष है तो हम उसको भी स्वीकार कर ले, लेकिन जब हम समझा देना पड़ेगा कि कैसे वो मनुष्य का पक्ष। जब मनुष्य और मनुष्य में सबसे बड़ा संकट यही आया है अभी समाज। जैसे ही आप समाज को धर्म जाति आदि में खंडित करते हैं, उसकी अच्छाइयों बुराइयों, मनुष्य के सद्गुणों और दुर्गुणों का जो श्रेणीबद्धता है उसको छोड़कर जाति धर्म भाषा रूप रंग के आधार पर जब आप बांटते हैं मनुष्य को, वैसे ही संवेदना खंडित होती है, और संवेदना खंडित होती है तो मनुष्यता का पक्ष कमजोर होता है। तो मैं उसके विरुद्ध रहता हूँ, हमेशा हमेशा संवेदना के पक्ष में रहता हूँ। और वो पक्ष अगर वामपंथ कहला रहा है तो सिर्फ इसलिए कहला रहा है कि अभी उससे बेहतर कोई परिभाषा उसकी बनाई नहीं गई, क्योंकि वामपंथ जिसे हम वामपंथ कहते हैं उसकी भी बहुत सारी सीमाएं हैं जो दिखाई देती हैं। इसलिए आप मेरी पहली किताब पर ये लिखा हुआ है कि मार्क्सवाद और लोकतंत्र में गहरी आस्था। मार्क्सवाद में आस्था सिर्फ नहीं लिखा हुआ है, और सिर्फ ये भी नहीं लिखा है कि लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र तो यह भी है, जिस लोकतंत्र के नाम पर लोग क्या से क्या कर जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि मार्क्सवाद यानी समाज के सबसे निचले तबके, शोषित दमित उत्पीड़ित लोगों के सोचने वाले लोग सत्ता में आए, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से आए और लोकतांत्रिक तरीके से ही जाए। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये सोच बहुत दिनों तक बची हुई नहीं रहेगी। आप क्या मानते हैं कि 2014 में जो सरकार आई दक्षिण पंथ की, क्या वह लोकतांत्रिक व्यवस्था से परे होकर आई थी? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे परे होकर आई, लेकिन 2-3 चीज़ें हुई हैं जो हम पिछले 10 वर्षों जो कभी नहीं हुई हमारे देश में। लोकतंत्र के अपहरण की कोशिश पता नहीं नेहरू ने की थी कि नहीं, मैं बच्चा भी था और मुझे कोई उसके उदाहरण नहीं है याद, लोकल लेवल पर किए गए थे।
छोटे-छोटे लेवल पर, बूथ के लेवल पर कोई गाँव का ज़मींदार है, बड़ा आदमी है, वो बूथ को कंट्रोल करके कांग्रेस को वोट दे रहा है। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू ऐसा कर रहे थे, करा रहे थे, नहीं जानता हूँ मैं। लेकिन इंदिरा गांधी के समय से ही ये कोशिशें हुई। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद आपातकाल आया। सारी आपकी संवैधानिक संस्थाएँ एक तरह से स्थगित कर दी गई। स्थगित कर दी गई थी। लेकिन नई सत्ता ने स्थगित नहीं किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। दोनों में फ़र्क है। संस्थाओं को और लोकतंत्र हमेशा ताकतवर नेता से नहीं होता है, संस्थाओं से होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकतंत्र में ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक चेतना, समावेशी चेतना का प्रधानमंत्री चाहिए, जो सबके बारे में सोचे। ताकतवर तो राजतंत्र में चाहिए, एक आदमी के पास ताकत हो। लोकतंत्र का मतलब ही है कि ताकत का वितरण हो। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि हमारे यहाँ कि जो संस्थाएँ जैसे नष्ट की गई, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? भारत में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बनता है, इससे भी खराब ढंग से बनता था ना शुरू में। जैसे भी सरकार किसी को चुप बना देती थी। लेकिन जब एक बार बन जाता था, तो वो अपने संवैधानिक दायित्वों के अधीन काम करता था। ये प्रश्न था। और अभी भी हमें मानते हैं कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी आया हो, लेकिन ये तय है कि इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। आपको पता है ना कि इंदिरा गांधी का चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि आर.के. धवन मंच बनाते देखे गए थे और उस दिन वो सरकारी एम्प्लॉय थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा किया। तो एक सरकारी अधिकारी चुनावी प्रचार के मंच के निर्माण में काम कर रहा था, उसका फोटो खींच लिया गया। सिर्फ इस आधार पर रद्द हो गया था। आज अगर यह आधार बनाया जाए तो किसका किसका रद्द होगा, जरा सोचिए। तो ये जो मूल्यों का पतन है ना, ये भयावह है। जीतने हारने का मसला अलग है, मसला ये है कि मूल्यों का पतन बहुत हुआ है। एक कवि को कितना राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए और क्यों? जागरूक तो एक कवि को होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता मनुष्यता में बनी रहनी चाहिए, पार्टी नहीं। एक कवि सत्ता के विरुद्ध एक सत्ता का पक्षधर नहीं होता है। जैसे दक्षिण पंथ एक सत्ता है, तो वामपंथ भी एक सत्ता है। बीच का जो सेंट्रल वाला भी एक मध्य मार्ग भी एक सत्ता है। तो आप किसी एक में जब जाते हैं तो आप सत्ता, पावर अगेंस्ट पावर आप चले जाते हैं ना। लेकिन एक कवि को होना चाहिए कोएग्जिस्टेंस अगेंस्ट पावर, सत्ता के विरुद्ध सहअस्तित्व के साथ होना चाहिए। सत्ता के विरुद्ध हम कोई सत्ता नहीं रचना चाहते। जैसे एक सत्ता है तो हमारे एक सत्ता ये है जो आ जानी चाहिए। ये कवि लेखक का काम है। कवि का काम है सत्ता के विरुद्ध सहअस्तित्व को निर्मित करना। आपको लग सकता है कि बहुत अव्यवहारिक है, सत्ता तो बन ही जाएगी, तो बन जाए सत्ता, लेकिन हर बार सहअस्तित्व के हम साथ रहेंगे, हम हमेशा मनुष्य के साथ रहेंगे ना। सत्ता तो कोई ना कोई गलत बन जाएगी तो गलत भी करेगी। आपको ऐसा नहीं लगता, आपकी एक 2008 की एक कविता है सरकार, आपने उसमें लिखा है कि कविता को मैं पढ़ रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। सरकार झूठ बोलती है, जब कहती है कि वह झूठ नहीं बोलती, तब और ज्यादा झूठ बोलती होती है। और जब वह दावा करती है कि भले ही अतीत में झूठ बोल चुकी हो, इस बार बिल्कुल सच बोल रही है, तब वह सबसे खतरनाक झूठ बोल रही होती है। बिल्कुल आपको ये नहीं लग रहा है कि आप व्यवस्था के विरुद्ध हैं, सरकार के विरुद्ध हैं, सत्ता के विरुद्ध हैं? आखिर आप किस लोकतंत्र की कामना करते हैं जिसमें सरकार ना हो, सत्ता ना हो? और नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। दो तरह की चीजें, अराजकता का पक्ष लेना और उदार लोकतंत्र के भीतर सतत प्रतिपक्ष को बनाए रखना, दोनों अलग अलग बातें। एक लेखक को अराजकता के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए, वो भी एक पक्ष है। एक लेखक को जनता, सरकार चाहे जिसकी भी हो, सत्ता के विरुद्ध जनता के जो मसले, देखिए हर सरकार में कोई अच्छी सरकार आती है तो वो खुद भी ध्यान देती है जनता के कुछ मसलों पर, तो कुछ बातें कर जाती। बुरी सरकार आती है तो नहीं देती है, ये अलग है। लेकिन दोनों ही स्थिति में जनता के सवाल तो कुछ बने ही रहते हैं लगातार। उन सवालों को निरंतर उठाने की ज़रूरत होती है। एक बुद्धिजीवी को, एक साहित्यकार को,
एक संवेदनशील मनुष्य को हमेशा जनता के और जनता की उन आवाज़ों के पक्ष में होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और उसको उठाना चाहिए। हम व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए ये संकट नहीं है कि इस पार्टी की नहीं, इस पार्टी की सरकार बन जाए। हमारे लिए ये संकट ये है, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो भी बने वो तो मैं नहीं बनाऊँगा, वो तो जनता चुनती है। लेकिन वो जनहित में काम करे और उसमें अहंकार नहीं हो। अब देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र की अवधारणा ही आप कहाँ से लेते? वैशाली का पहला गणतंत्र था, कहते हैं ना, क्या था वो? एक तो पूरी तरह गणतंत्र नहीं था वो कुलों का था, 7 कुल थे, अलग-अलग कबीले, जनपद के थे, लोगों ने मिलकर सातों अपना 111 प्रतिनिधि चुनते थे, तो 777 हो गए, उनका वो पार्लियामेंट हो गया, जिसकी साल में एक बार बैठक होती थी। फिर 11 उनके थे एग्जीक्यूटिव टाइप का, तो 77 उसी 777 में सिर्फ 77 जो थे, वो होते थे कैबिनेट की तरह और जो कभी-कभी बैठते थे और 7 राजा होते थे, सातों राजा कहलाते थे। लेकिन आप उसपे देखिए कि वैशाली ने जो अपना प्रभारी राजा चुना, वो लिच्छवियों को चुना, जिनका जनपद जो था, वो नेपाल में है, बहुत दूर है वो, वैशाली में नहीं है। और जो वैशाली के सबसे निकट जनपद था, यात्रिकों का, उसके राजा को राजा नहीं बनाया गया। उससे दूसरा जो निकट बड़ा जनपद था बगल में मिथिला वाला, विदेह का, उसके राजा को भी राजा नहीं बनाया गया, लिच्छवी को बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो दूर था, कमज़ोर था, वो कब्ज़ा नहीं कर सकता था, सत्ता वो लोकतंत्र को ध्वस्त नहीं कर सकता था। इसलिए लोकतंत्र की उस समय यह अवधारणा थी। अगर वैशाली के राजा अगर जो थे, सिद्धार्थ हो जो महावीर के पिता वो अगर उनको बनाया गया तो क्या पता वो कब्ज़ा कर लेते या उनके वंश का होता तो वो फिर राजा ही बन जाते। तो ये अवधारणा थी कि लोकतंत्र में हमेशा जो प्रधान होता है, उसको बहुत ताकतवर नहीं होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, सबको लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और वो अहंकार आता है, तो लेखक का काम क्या है? उस अहंकार के विरुद्ध खड़ा होना। मैं अगर ये पूछूं 1987 की एक आपकी कविता है अभी भी, हुँ, उसमें आपने लिखा है कि अभी भी बचे हैं कुछ आखिरी बेचैन शब्द जिनसे शुरू की जा सकती है कविता। बची हुई हैं कुछ उष्ण सांसें जहां से संभव हो फिर सकता से है जी। जीवन। हुँ, गर्म राख को दे दो तो मिल जाएगी वह अंतिम चिंगारी जिससे सुलगाई जा सकती है फिर से आग। 1987 से 2024 तक मदन कश्यप जी जैसे लोग लगातार उस आग को जलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकतंत्र को मजबूती दे सके। आखिर हमारा साहित्य कहाँ असफल हुआ है जहां आप लोगों को आज भी इस देश में लोकतंत्र के 75 साल हो चुके हैं, तमाम बड़े कवियों, तमाम बड़े सर्जकों, तमाम बड़े चिंतकों, विचारकों के बावजूद हमारी जो आम जनता है वह अब भी आपके शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लोकतंत्र का जो बुनियादी मूल्य है उसे नहीं पा सकी है और अभी भी जाति, धर्म, आ, स्वार्थ हाँ, वो के है। वशीभूत है। देखिए होता यही है कि होता क्या है, साहित्य की भूमिका बहुत सीमित होती है और बहुत बुनियादी होती है और असर बहुत परोक्ष रूप से दिखता है, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। कारण ये है, आप मदन कश्यप कविता में क्या लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसका बहुत असर नहीं है समाज पर। लेकिन मदन कश्यप को जेल में बंद कर दीजिएगा, तो एक कवि ही बंद होगा। उसका असर सिर्फ सामान्य आदमी के बंद होने वाला नहीं होगा। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। फैज़ ने क्रांतिकारी कविताएँ लिखी तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा परिवर्तन आ गया क्या? कुछ नहीं आया। लेकिन फैज़ जब जेल गए, तो पाकिस्तान उनकी का अवाम उनके पक्ष में खड़ा था, दिखाई दे रहा था। तो वो होता है। इस साहित्य की तो ये एक बड़ी अजीबो-गरीब रिश्ता है। दूसरी बात ये है कि जो विचार आते हैं साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कथा के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से विचार आते हैं। जनता पर उनका प्रभाव तभी आता है जब उसे पहुँचाने का कोई एक तंत्र अलग से हो, आंदोलन हो। जब आंदोलन होता है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जब आंदोलन नहीं होता है, तो उसका प्रभाव अत्यंत धीमा होता है। ये मान के चलना चाहिए।
इसका कोई उपाय नहीं। आपको जो साहित्य आज तक लोकप्रिय हुआ है ज़मीनी स्तर पर, तो उसका रास्ता क्या रहा है? कहाँ से हो? 3-4 हमारे समय में, हमारे पूरे देश के इतिहास में श्रेष्ठ साहित्य तो रीतिकाल में भी लिखा गया है। कवित्व की कविता की दृष्टि से, ध्वनि की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, कई दृष्टि से लिखा गया। लेकिन उसको उसका चूँकि मनुष्य से गहरा रिश्ता नहीं, मनुष्य से गहरा रिश्ता है भक्तिकाल के साहित्य का। तो भक्तिकाल के का जो साहित्य है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो साहित्य पहुँचा है लोगों के पास, संस्थाओं के माध्यम से। रामलीला ने राम कथा को, रामचरितमानस को गाँव-गाँव तक पहुँचाया। ठीक है, उसका एक धर्म का पक्ष भी आ गया, वो आना ही था तो वो आ गया है। रासलीला ने सूरदास के पदों को पहुँचा दिया था, और कबीर मठों के गायकों ने, खजरी बजा के गाने वाले लोगों ने कबीर के विचारों को पहुँचाया। ये संस्थाएँ थीं। अब ये संस्थाएँ अपने समय के लिए तो महत्वपूर्ण थी, वो समय ऐसा था, मध्य युग का समय था। आज के समय में उस लोकतंत्र में अलग संस्थाएँ चाहिए, जो नहीं विकसित हो पाई। जन आंदोलन चाहिए, जो बहुत सीमित है, थोड़ा बहुत है तो लोग करते हैं, गाते हैं, कविताएँ सुनाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये नहीं हो पाई। अब ये तो काम साहित्यकार का है नहीं। अब ऐसा नहीं था कि, मुझे मालूम नहीं है, बहुत ठीक से पता करने की कोशिश नहीं की है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि अब तुलसीदास ने कोई रामलीला पार्टी तो अपनी बनाई नहीं थी। नहीं, तुलसीदास जी ने नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने इस बात का प्रयास किया था, जो अमृतलाल नागर और दूसरे लोगों हाँ, ने वो जो लिखा है उनकी कि हाँ, कि वो उन्होंने चीज़ें कोशिश की थी कि उनकी रामलीला 12 जगहों पे हो। बनारस में उन्होंने चिन्हित किया था, और उन्होंने इसका प्रयास किया था कि वहाँ रामचरितमानस के पद गाए जाएँ, ताकि उसकी हाँ, लोकप्रियता वो हो तो सके हर कवि समाज में। चाहता है करना, प्रयास तो किया ही था, लेकिन संस्थाओं ने काम किया ना। उस समय जो संस्था रही इसने काम किया होगा, तुलसीदास के बस में थोड़ी था वो, क्या कर रहे थे वो? लोगों ने किया। आज तक वो होता रहा है, वो एक पद्धति है तो जिसमें लोग कहते हैं कि अयोध्या के राजा ने भी काशी के राजा ने काफ़ी वो सारी चीज़ों को बनाने में डेवलप हुआ, तो उस तरह से हुआ था। तो उस समय उन संस्थाओं का जो स्ट्रक्चर था, वो सामंतवाद के पक्ष में था, इसलिए उन लोगों ने किया। अब नए समय में लोकतंत्र के पक्ष में ऐसी संस्थाएँ बन कहाँ रही। मदन जी, आज के समय में साहित्य और साहित्यकारों की क्या स्थिति है? जो समय वर्तमान है, जिसमें सोशल मीडिया भी बहुत प्रभावी है, और वहाँ भी एक अलग तरह का स्वर है, हर आदमी लिखने वाला है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ तेजी से भागती हुई तकनीक है, तीसरी तरफ साहित्य है, और चौथी तरफ एक हमारा आम मनुष्य है, जिसको कह सकते बिल्कुल हैं। सही बात है। ए, इन सब में समन्वय की क्या स्थिति देखते हैं आप, देखिए और लोग, कहाँ जा रहे हाँ, हैं देखिए हम? ये लोग एक वाक्य अगर कहें, हालाँकि एक वाक्य में बात पूरी नहीं होगी, लेकिन एक वाक्य में कहें सार्थक में कि आज का जो रचनाकार है, वो तात्कालिकता में बहुत ज़्यादा फँसा हुआ है। तत्काल कुछ कर ले, कुछ पा ले, दोनों तरह के लोग। जो सत्ता से पाना चाहते हैं, वो तो तत्काल स्वाभाविक है उनका है। लेकिन जो सत्ता से नहीं, जनहित में करना चाहते हैं, वो भी तत्काल कुछ पाना चाहते हैं कि कुछ हो जाए, उनकी चर्चा हो जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए, कोई पद मिल जाए, और ये बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है मध्य वर्ग। असल में हुआ क्या है कि साहित्यकार मोटे तौर पर मध्य वर्ग का हिस्सा है। उच्च वर्ग के लोग बहुत कम होते हैं साहित्यकार, और निम्न वर्ग का आदमी अपनी रोजी-रोटी की समस्या में पड़ा रहा, तो वहाँ सरप्लस होता ही नहीं। साहित्यकार होने के लिए, लेखक होने के लिए थोड़ा बहुत सरप्लस की ज़रूरत रहती है, नहीं तो उसके बगैर आप नहीं हो पाते, क्योंकि कम्युनिटी तो वो काम कर नहीं पा रही है अभी। एक समय ऐसा था कि राज दरबार में कभी लोग कुछ नहीं करते थे, दिन भर खाली खाते थे, राजा का गुणगान करके जी लेते थे। अब वो सबसे बढ़ते-बढ़ते इस लोकतंत्र में, तो अब कहाँ है कि एक तात्कालिकता में लोग फँसे रहते हैं कि कुछ चाहिए। एक तो ये हुआ है, जबकि जिनके पास मजबूत विचारधारा होगी, वो मानते हैं कि कठिन से कठिन समय में भी अपनी वैचारिक दृढ़ता के साथ अपने अपनी समझ और समय को समझने की अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आप अपनी रचना करें। चीज़ें बाद में आएगी, आगे पीछे देखें। तो इस धैर्य के साथ काम करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। वो भी जो सत्ता के पक्ष में नहीं है, वो भी, उनके बारे में कह रहा हूँ,
जो सत्ता के पक्ष में उसको ये सब करने की क्या ज़रूरत? तो कर ले रहा है अपना कुछ तो। मदन जी, हम लोग जब साहित्य तक के स्टूडियो में बात कर रहे हैं, तब देश एक बड़ा जनादेश आ चुका है 2024 का, और राजनीतिक रूप से जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं, और आपकी एक कविता मेरे सामने है जिसमें लिखा है विजेता की हंसी, इस कविता का शीर्षक है। और कविता मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ, दर्शकों को बार बार मैं एक आपकी कविताओं के साथ ही आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि उनको ये जोड़ने में आसानी हो कि हम लोग जिस कवि से वो मुखातिब हैं वो किस तरह के सर्जक हैं। विजेता हंस रहा है, बिल्कुल अपने पूर्वाधिकारी जैसी हंसी, ऐसे ही हंसते रहे होंगे इतिहास के तमाम विजेता, ऐसे ही हंसे होंगे एशिया की महान नगर सभ्यता में काट के घोड़े में छुपकर घुस आए बर्बर यूनानी योद्धा, ऐसे ही हंसा होगा बेबीलोन के तख्त पर बैठकर सिकंदर। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि असभ्य निर्दयी लुटेरे महान विजेता कहला रहे हैं। पहली बार तो नहीं, बेचैन हुई है सभ्यता, आहत हुई है संस्कृति। पहली बार तो नहीं, इतिहास से खेल रहे हैं हथियारों से खेलने वाले। ये सच्चाई है। दुनिया के पूरे इतिहास की सच्चाई यही है कि जो जीतने वाला होता है वो ऐसे ही होता है, उसका ऐसा ही चेहरा होता है। तो फिर विकल्प क्या है आम आदमी के पास? तो इसी में बेहतर चीजें होती चली गई है ना। सतत संघर्ष बेहतरी की ओर। हर बार उस बेहतरी को निगल जाने के लिए कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई क्रूर आदमी आएगा जो सत्ता पर काबिज होकर जो कुछ अब तक हो पाया है, बेहतर हो पाया है, उसको निगलने की कोशिश करेगा और उसके खिलाफ भी संघर्ष चलता रहेगा। तो ये जो सतत संघर्ष है, निरंतर मनुष्य के और मनुष्यता के पक्ष में लड़ते हुए हम मनुष्यता को धीरे धीरे बेहतरी की ओर ही ले जा रहे हैं। दुनिया ऐसा नहीं है, वो जो सोचने का जो एक धार्मिक तरीका है कि सतयुग में सब कुछ महान था और कलयुग आके नष्ट हो गया है। सच्चाई यही है कि मनुष्य पहले बेहद बर्बर, नंगा, भूखा, गरीब था और निरंतर उससे कुछ बेहतर ही होता चला गया। कहीं कभी बेहतरी की ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है और कभी कभी थोड़ी तेज होती है, जो आप बहुत सकारात्मक दिखाई देती है। लेकिन कुल मिलाकर दुनिया में मनुष्यता संघर्ष करके पराजित होने के बावजूद अपने निर्णायक पलों में 2 कदम आगे बढ़ती है। मैं हर अब बार। आपके निजी जीवन पर आता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भी जो कविताएं आप लिखते हैं, या आपकी जो कविताओं का मूल है, स्रोत है, जहाँ से संवेदनाएं प्रस्फुटित होती हैं, उनके निर्माण में तत्कालीन पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों का अधिक हाथ है, या बचपन की उस अतीत का, उन स्वप्नों का, उन संवेदनाओं का, उन अध्यायों का, अध्ययन का, जिनसे आप होते हुए सीढ़ियां चढ़ते हाँ, हुए नहीं, आगे बढ़े? दोनों का है। असल में होता क्या है कि ये पश्चिम का जो चिंतन रहा है वो बहुत गड़बड़ रहा है। बुद्धिवादियों का जो कहते हैं कि स्मृति ही सब कुछ बनाती है और अनुभववादियों का कि अनुभव ही सब कुछ है, प्रत्यय रच जाए। सच यही है कि मनुष्य अपनी स्मृति और अपने अनुभव और अपने सामयिक अनुभव सबसे निर्मित होता है। सच्चाई यही है। तो दोनों चीज़ें भूमिका निभाती रहती है। जो आज है घर में, घर के बाहर, वह भी, और जो अतीत की विरासत हमारे स्मृति में है वह भी। और वो चीज़ें आपस में कई बार टकराती भी है और उसी से कविता तो कभी भी ऐसे पैदा ही नहीं होती अकेले, जब कोई एक घटना हो जाए। अब आप एक घटना के साथ ही, जैसे कोई भी चीज़ हो, तो आप एक दूसरी घटना को भी याद करते हैं। ये कविता है एक मेरी, पगडंडियाँ, बहुत चर्चित हुई थी। तो मैं जब लिख रहा था तब मैं ये 1 जनवरी 1981 को धनबाद में मैं था और वहाँ पर एक गुनैन बाबू का बगीचा है, वो धनबाद शहर से 15-20 किलोमीटर दूर, जो जिसमें बहुत पगडंडी, खूबसूरत लोग घूमने जाते हैं। तो मैं वहाँ गया था, लेकिन वहाँ की पगडंडियों को देखकर वो कविता नहीं लिखी गई। वहाँ की पगडंडियों से स्मृति में गाँव की जो पगडंडियाँ हैं वो आईं। तो क्या है कि कई बार नए अनुभव जब स्मृति से जोड़ते हैं ना, तब जाके रचना बनती है। सिर्फ अनुभव से नहीं होता। स्मृति से जब चीज़ें जुड़ जाए, अनुभव के साथ जब स्मृति जुड़ती है, दोनों आ जाते हैं, तो होता है। वो दोनों चीज़ें हैं। आज जो हो रहा है, जो कुछ है वो भी, और उसमें वो सब जुड़ता जाता है। रचना तो एक सरल प्रक्रिया नहीं। कविताएं लगती हैं, बहुत लोगों को
कह भी देते कि आप कविताएँ तो बहुत फ्लैट लिखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आप यही मानते हैं तो अच्छा है। तो बल्कि इत्तेवित्त की ताकत पर एक उसमें टिप्पणी भी लिखी है अभी प्रोफ़ेसर नित्यानंद तिवारी जी ने, तो वो भी ठीक एक पक्ष है, दूसरे की एक पक्ष है। तो इत्तेवित्त भी ऐसे नहीं रचा जाता है। अगर वो स्मृति विहीन हो और आज का तथ्य सामने आए तो वो रचना नहीं हो सकती। तो स्मृति है, और सिर्फ़ स्मृति है अगर आपके पास और आज के यथार्थ से आप टकरा नहीं रहे हैं, तब भी कोई रचना अच्छी नहीं होगी। तो दोनों चीज़ें चलती रहती है। मदन जी, आपके जो पुस्तकों के प्रकाशन का जो क्रम है वो काफ़ी अंतराल पर आता रहा है। आप बहुत जल्दी में कहीं नहीं हो। लिखते आप प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन संकलनों में एक अलग तरह का मैं देखता हूँ। जैसे मान लीजिए लेकिन उदास है पृथ्वी 1992 आया, उसके बाद नीम रोशनी में 2000 में आया, कुरूज 2006 में आया, दूर तक चुप्पी 2014 में आई, फिर उसके बाद अपना देश अपना ही देश 2016 में, पंचोखा है इंद्रधनुष 2019 में आया। अच्छा, इस बीच मान लीजिए जो 3 आपके आलेखों के संकलन आए, उसमें भी मतभेद 2002 में आया, लहूलुहान लोकतंत्र 2006 में आया और राष्ट्रवाद का संकट 2014 में आया। और फिर एक लेखों का संग्रह फिर वो बीजू आदमी जो जी, आया है ये पिछले वर्ष पिछले वर्ष 23 में 23 में आया। 23 में। तो ये जो बिल्कुल इतना लंबा वक्त आप लेते हैं, एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि इसकी क्या वजह पाते हैं? नहीं, एक जबकि तो बहुत प्रचुर नहीं, एक तो है कि गति धीमी भी है और धीमी रहनी भी चाहिए। कविता में ये समय ऐसा नहीं है। होता क्या है कि भाषा के निर्माण का जब समय था, मास्टर गुप्त स्लेट पेंसिल लेके भी लिख नहीं रहे थे, तब खड़ी बोली एक भाषा बन रही थी, वो बना रहे थे, वो लोग भाषा के निर्माता लोग थे। आज जहाँ भाषा पहुँच चुकी है, आज जितना काम हो चुका है, तो इस सब के बीच जब हम काम करते हैं तो हमें अधिक से अधिक रुक कर ये देखना चाहिए कि आपको जो लिखते हैं वो श्रेष्ठ। जैसे होता क्या है कि हमारे कई कवियों को, मित्रों को भी जानता हूँ युवा पीढ़ी में, जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो उसमें एक फैलाव, एक बिखराव भी होता है, तो उसको समेट करने की ज़रूरत है धीरे धीरे। मैं लिखते रहता हूँ कविताएं कई बार और कई सब छोड़ते रहता हूँ, फिर उसको ये दूर तक चुप्पी जो पूरा संग्रह है, इसमें आधा संग्रह है इधर की कविताओं का और आधे में वो छोटी कविताएं हैं जो पिछले संग्रहों में नहीं ली थी मैंने। तो मेरे पास 2-3 संग्रह की ऐसी कविताएं हैं होंगी जिनको मैंने छाँट दिया है, नहीं संकलित नहीं किया है। तो वो दिखाई देती है इधर-उधर कविताएं बहुत, लेकिन वो है। कारण ये है कि जो महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं जीवन में इतना बेशर्म नहीं हो पाऊँगा, शायद अभी तक की चेतना में अब हो जाए बुढ़ापे में तो क्या कर सकते हैं कि मैं अपनी रचनावली अपने ही जीवन में छपवा लूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मेरे मरने के बाद मेरी रचनावली भी छपे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल ना की जाए, जो किसी कारण से हमने लिखा और छोड़ रद्द कर दी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके कारण जाने जाएँगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 20 वॉल्यूम के कारण आपको बड़ा लेखक माना जाएगा। मुक्तिबोध का 6-7 वॉल्यूम, मतलब ऐसा वो सबसे बड़ा रचनाकार वो सफल है जिसकी रचनावली को आदमी आद्योपांत पढ़ पाता है। कितने लोगों की रचनावली आद्योपांत पढ़ी जाती है, लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है। तो मैं कहने का मतलब कि उसमें भी कुछ चीज़ें छँट जानी चाहिए। सबको कर देने क्या मतलब है? आदमी काम तो करता है, ठीक है, लिखता रहता है, पढ़ता रहता है, उसमें से ही चीज़ें डेवलप हो जाती है ना, उसी में से होती हाल है। के दिनों में अभी जैसे इस वर्ष मेरे सामने 4 किताबें हैं। मदन कश्यप की काव्य चेतना देवशंकर नवीन ने लिखी है। ज़्यादा प्राचीन है वेदना की नदी, मदन कश्यप की कविताओं पर एकाग्र, ये अरविंदाक्षन की। इसके अलावा मदन कश्यप की चुनी हुई कविताएं दयनीय है वह देश, मनोज तिवारी के संपादन में आई है। और 75 उमाशंकर चौधरी सीरीज़ है 75 कविताएँ। 75 कविताएं। जी। ये आपको लग रहा है कि ये क्या हिंदी साहित्य के जो आलोचक या प्राध्यापक या जो शोधार्थी या प्रवक्ता लोग, ये अचानक से मदन ये कश्यप पर ये बुद्ध बनाने का तरीका है। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब बुद्ध आए तो नए विचार के साथ आए, तो परंपरागत लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। पंडितों ने, खास करके ब्राह्मण संस्कृति ही उस समय प्रबल थी ना जब बुद्ध आए, जी तो बुद्ध का विरोध किया, सारे प्रतीक का विरोध किया गया। बुद्धू का मतलब बेवकूफ़ होता है, जबकि श्रद्धालु का मतलब श्रद्धाहीन नहीं होता है। तो बुद्धू तो मतलब हुआ जिसमें बुद्धि हो, लेकिन ये बना लिया गया
यहाँ तक कि जिस पहाड़ी में वो तपस्या कर रहे थे, उसको आज कहते हैं ढोंगेश्वर पहाड़ी। तो बुद्ध तो ढोंगी कहा पहले उनको, और जब बाद में स्वीकार किया तो ढोंगेश्वर हो गए, ईश्वर भी हो गए। तो अभी भी कहा जाता है ढोंगेश्वर की पहाड़ी की गुफाएँ और तमाम चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध का शुरू में उपेक्षा हुई, उपेक्षा से भी वो बढ़ते चले गए तो विरोध हुआ। विरोध के बाद भी लगा कि अब तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तो उनको 9 अवतार स्वीकार कर लिया। विष्णु के अवतारों में बुद्ध भी शामिल हो गए। तो मेरे कहने का मतलब कि जिस धारा, जिस दिशा को लेकर मैं चल रहा था कविता में, समय बहुत तरह के बदला, तेजी के साथ बहुत सारी फैसल परस्ती चीज़ें आई और उसको स्वीकृति भी मिलती गई, लोग उसकी चर्चा करते चले गए। तो मेरी उपेक्षा करते रहे उसकी, लेकिन मैंने कोई चिंता नहीं की, क्योंकि मुझे तो अपने मतलब अपने मूल्यों के साथ रहना था। तो वो अचानक होता चला गया। लेकिन अब शायद लगा हिंदी समाज को कि अब इसको उपेक्षा करना संभव नहीं है। तो कई चयन, ये 2 चयन अभी आए हैं, दिख रहे हैं। एक तीसरा और भी चयन आया है, जो अच्छा। युवा कवि निशांत ने किया है। जी। अभी वो मिल जाएगा, प्रतिनिधि कविताएँ वो आया है। जी। और ये पुस्तकें, ये 2 हैं। इसके अलावा एक और संपादित भी किया है अरुण होता ने, जिसमें बहुत सारे लोगों का लेख का है। तो कहने का मतलब ये तो थोड़ा पहले आ गया था, ये अभी बाकी है। ये 4 एक ही साथ पुस्तक पहले में आ गए। तो मैं यही मान के कह सकता हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये जो आपकी विश्व दृष्टि है, यह इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि निकारागुआ पे भारत में रह के कौन सा कवि कविता लिख रहा है, मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो इतने जागरूक और जागृत हैं कि विश्व घटनाओं को भी उतनी हाँ, नज़दीकी से देखिए वो बारीकी से। ऐसा है कि 2 चीज़ें बनाती है। मैंने कहा ना कि अ, ज्ञान तो है, आप निकारागुआ के बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे कविता नहीं बन जाती। उससे लेख लिखा जा सकता है। अमेरिका पर कविता है तो अमेरिका, उससे हम लेख तो लिख सकते हैं। तो जो कुछ दुनिया में घटित हो रहा है, जहाँ कहीं मनुष्य अपनी बेहतरी के लिए लड़ रहा है और थोड़ा जीत भी रहा है, तो उससे हमें शक्ति भी मिलती है। तो उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। लेकिन वो कविता तभी बन पाती है जब वो हमारे जीवन अनुभव का हिस्सा बन जाए। मतलब कोई घटना हमारे पास, छोटी-सी घटना हो, जो निकारागुआ नहीं है, लेकिन उसमें वो चीज़ है जो निकारागुआ में है। उसमें वो चीज़ है, तो वो चीज़ें होती रहती है जीवन में। छोटी-सी कोई घटना, छोटा-सा कोई प्रसंग आता है और अचानक, मैंने कहा ना कि वो गुणेन बाबू की पगडंडियाँ तो देखी, लेकिन कविता उससे नहीं बनी। कविता बनी हमारे गाँव की पगडंडियों। तो तब फिर वो स्मृति और ज्ञान दोनों चीज़ें तब जुड़ती है जब जीवन अनुभव में कुछ हल्का-सा बदलाव आता है। तो इस तरह से जितनी कविताएँ उस समय की लिखी है, इथोपिया की भूख, तो हमने अपने यहाँ की भूख भी तो देखी है। इथोपिया में लोगों की जो भूखमरी हुई, वो प्रश्न ही, हमने कालाहांडी की भूख भी देखी है और अपने गाँव में, वो भी कालाहांडी को भी ठीक से नहीं देखा है, समझा है। हमने मैं गाँव में रहा बचपन में, और गाँव में उस समय जो कुछ गरीब परिवारों के लोग, जो पता चलता था कि कई-कई दिन रात में उनके पास खाने के लिए नहीं होता था और खाए बगैर वो सब रहते थे। और उसमें सबसे ज़्यादा संकट जानते हैं, भारत में भिखमंगों को संकट नहीं होता है, जो माँग कर खा सकता है ना, वो हमारा देश उदार है, उसको कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही जाता है, वो दिक्कत होती है। संकट उनको होता है जो माँग नहीं सकते, और फिर भी वो, उनके पास कुछ खाने के लिए कुछ होता भी नहीं है और वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। ऐसा जो वर्ग होता है, उसकी जो वेदना है, उसको जब आप देखेंगे आस-पास में घटित होते हुए, तो वो आपके जन्म का हिस्सा बनेगा और तब उसका विस्तार होता है कि बाहर पे ऐसा हो रहा है, दुनिया के देश में हो रहा है। तो देख ये चीज़ें हुई हुई है कि दुनिया तो एक ही है, दुनिया के दुःख भी एक जैसे हैं, दुनिया के अत्याचारी भी हैं। फ़र्क है थोड़ा, लेकिन मूल प्रवृत्ति वही होती है, एक तरह की होती है ये दुनिया में, और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष भी है, तमाम चीज़ें। मैं आप से आपके अग्रज पूर्वज लेखकों के बारे में या कवियों के बारे में जानना चाहूँगा कि उनमें आपके जो अग्रगण्य लोग हैं, उनमें किनको आप पसंद करते हैं और क्यों? और दूसरा मेरा सवाल है कि आप जो आज समकालीन साहित्य का जो क्षेत्र है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वह अपने
समय को लेकर उस तरह की दृष्टि रखता है, या सृजनात्मकता के तौर पर, जैसे आपने रीतिकाल की बात कही, आपने 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए, रीतिकालीन कविता और भक्तिकालीन कविता का, और उनको आपने ये भी बताया कि भाई धार्मिक पक्ष होते हुए भी एक जन्म के जीवन के साथ, निकट है, जीवन के साथ जुड़ा जीवन के था, और निकट है। दूसरा केवल काव्य का सौष्ठव होने के बावजूद केवल लालित्य से जुड़ा था, कुछ नहीं उसका है कुछ उसमें, नहीं हाँ। था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो आप के अग्रगण्य जो कवि हैं उनमें देखिए, किन्हें आप। जहाँ भी जीवन है और करुणा है, हुँ, जैसे तुलसीदास मुझे वहाँ पसंद नहीं है जहाँ वो धर्म का प्रसंग दे रहे हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना कह रहे हैं, तो वो ठीक है, वो भी अपना होगा, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा जी, हूँ। जी। लेकिन हमको जो चीज़ छूती है ना जहाँ पर, ख़ास करके जब आप कवितावली में जाइए, जहाँ भूख का वर्णन करते हैं, 4 चने के लिए बिलला दे हुए तुलसीदास, तो वह जो दुःख है कवि का, और वह जो करुणा है, और उसके साथ उसे एक स्वाभिमान भी है, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह का स्वाभिमान भी है। वहाँ पर वो कवि एक बड़ा कवि होता है, वहाँ वो कवि होता है। और पूरे भक्ति आंदोलन की, भक्ति कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो गहरे आत्मालोचन की कविता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मौसम कौन कुटिल खल कापी, ये कवि कह रहा है। जहाँ ये चीज़ खत्म हो जाती है ना, वहाँ कविता नष्ट हो जाती है, वहाँ अहंकार आता है, वहाँ तो सत्ता वाले की तरह करने लगते हैं। निराला में और पंथ में जो बुनियादी फ़र्क है, वो यही है। निराला हमें क्यों प्रिय है? कि वो सफ़रिंग जिसको कहते हैं, निराला में है, वो कविताओं में दिखता है। पंत जी, शुरुआती पंत के पास भी वही भाषा है, नौका विहार जैसी कविता की भाषा, वो खूबसूरती निराला से कम थोड़ी है वो। लेकिन निराला में वो जीवन है, सरोज है वो, जिसका निधन है, सरस्वती जैसी कविता। तो वो धीरे-धीरे वो सफ़रिंग राम की शक्ति पूजा भी है। वो अपनी भाषा की प्रचंड उदात्तता के लिए चाहे जितना आप उसे याद कर लें। लेकिन जब निराला कहते हैं धिक् जीवन को, जो सहता ही आया विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक मन रहा राम का जो न थका। वहाँ राम का मन जो है निराला का मन है। उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है, मनमोहना देवी और वो जो अपने जीवन का दुख से जब वो राम को जोड़ देते हैं, तो महान कविता बनती है। महान कवि तो इस तरह का जहाँ भी हुआ है ना, आप जहाँ आत्मालोचन जिन कवियों में गहरे आया, जिन्होंने अपने दुख को, मुक्तिबोध क्यों प्रिय, हमारे कई क्रांतिकारी कवि उतने प्रिय नहीं हो पाते, लेकिन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, अरे मर गया देश और रह गए तुम। मतलब ये आत्मालोचना की परंपरा रही है कविता में। और हुआ क्या कि बाद की कविता क्रांतिकारी रही, जीवन पर बहुत रही, लेकिन उसमें आत्मालोचन के तत्व 80 के दशक की कविता जिसकी हम चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि उसके पहले नक्सलवाड़ी का प्रभाव पड़ा, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव है, बहुत उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। मनुष्यता के आंदोलन, मैंने खास करके दलितों के प्रति पूरी अवधारणा बदलने में वो अपनी जगह पर है। लेकिन उस कविता का सबसे बड़ा संकट ये था कि उसमें आत्मालोचन ही नहीं। जो लोग लिख रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मारेंगे काटेंगे दुनिया को बदल देंगे, ऐसे कर लेंगे। ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे नहीं होती। तो वो नहीं, मुझे निराला, मुक्तिबोध से लेकर नागार्जुन से लेकर और त्रिलोचन जैसे कवि जो अपनी आलोचना भीख मांगते देखा त्रिलोचन लिख सकते, तो जो लोग गहरी आत्मालोचना की कविताएं लिखते रहे। बाद के कवियों में कुछ और भी कवि हैं, लेकिन उतने रघुवीर साहब बहुत प्रिय है, लेकिन रघुवीर साहब के यहाँ आत्मालोचना नहीं है। राजनीतिक टिप्पणियां बहुत जोरदार है, डेमोक्रेसी का जो डिस्कोर्स है, डेमोक्रेसी का जो पूरा विमर्श है अपने समय का, उसको बहुत अच्छा रचते हैं, लेकिन वो आत्मालोचना नहीं है। केदारनाथ सिंह और रघुवीर साहब दोनों अलग अलग कारणों से मुझे प्रिय रहे हैं, उनके कारण पर अलग हम यहाँ कोई बहस नहीं बात करेंगे, रहा है। लेकिन ये लोग भी से ये रहा है कि ये लोग उस गहरी आत्मालोचना की परंपरा जो तुलसीदास रैदास से शुरू होते हैं, निराला मुक्तिबोध आई, वो आत्मालोचना नहीं दिखाई देती है। तो मैं ये मानता हूँ कि 8वें दशक और आंदोलन ने कवियों को ऐसा कुछ बनाया कि उसमें आत्मालोचना के तत्व घटे। बाद के कवियों में वो और कम होते चले गए। अब तो शायद ही कोई कवि दिखाई देगा जो इस तरह से करता हो, जिसने अपने दुख को, अब मैं कविता अगर लिखता हूँ आओ भाई दुख, तो दुख को भी हम कहते हैं भाई क्या करेंगे, जब तुम ही मेरे साथ हो तो तुम ही भाईचारा कर लो, हैं, तुम्हारे साथ ही चलने। तो वो चीज़ें
रचने के लिए वो जो होना चाहिए वो कम हुआ है। इसलिए उस कविता के बाद मतलब 50 के दशक की कविता के बीच से जो चीज़ें पैदा हुई, इधर की कविताएँ उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, एस्थेटिक से सिर्फ़ चीज़ें बनती नहीं है ना, जैसे कि महान ऊँचाई है कविताओं में, आपको अज्ञेय की कविता है, असाध्य विवरणा, आप उसके बिंब को देखिए, क्या उदात्त बिंब है, सब कुछ है सब। लेकिन मैसेज क्या है? बिंब तो अपनी जगह पर है भाई, वो तो लगती है। मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि खुद को साधो तो कला सजती है, मतलब वो बजा नहीं रहा है, आत्मलीन हो रहा है और कला जो अपने आप वीणा बज गया है। हैं? ये मैसेज समाज को निष्क्रियता देने का मैसेज। हम काम कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं। हम बिना कुछ किए हुए हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए और ये पुस्तक का पन्ना पलट जाए, ऐसी कोई आत्मिक शक्ति हमारे भीतर आ रही है। ये आत्मिक शक्ति क्या करेगी? ये तो हमें निष्क्रिय बना देगी। तो कई बार उदात्त और बड़ी कविताएँ में भी खराब मैसेज की कविताएँ होती है, संदेश उसका क्या है? तो मुख्य रूप से ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे मैसेज दिए, अच्छी कविताएँ लिखी है, ऐसे लोग बहुत कम हुए। हमारी परंपरा में भी जिन कवियों को आप हमारे आस-पास के कवियों में आएँगे तो आप देखेंगे तो कम लोग ऐसे हुए। कुछ लोग हुए, ऐसा भी नहीं है कि मैं इकलौता हो गया हूँ, है कवि है। और कई स्तर से किया लोगों ने काम अभी कवियों में, जैसे मंगलेश डोराल थे, उनके भीतर और कई बार आत्मालोचना वाले स्वर भी मिलेंगे वो। राजेश जोशी हैं और उसके ऊपर जाएँ तो विनोद कुमार शुक्ल, जो बहुत ही अच्छी एक एक शैली है, एक चीज़ जब वो कहते हैं कि हताशा से बैठ गया था वो आदमी, मैं उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन हताशा को जानता था। मैं उसकी ओर गया और वहाँ जाकर मैंने हाथ बढ़ाया। वह मुझे नहीं जानता था, लेकिन हाथ बढ़ाने को जानता था। तो मनुष्य का यह जो रूप है, ये लाने वाले कवि ऐसा नहीं है हमारे समय में के कवि हैं, वो अभी तो जीवित हैं हमारे बीच के कवि, तो वो हैं और ठीक है। लेकिन उनका संकट सिर्फ़ ये रहा है कि उनका जो मानववाद है, उसकी वैचारिक निर्मिति बहुत मज़बूत नहीं है। तो कई बार उसके ध्वस्त होने के खतरे होते हैं। और कहीं-कहीं जहाँ वैचारिक बहुत दिखता है, वहाँ वो मनुष्यता के तत्व ही कम होते हैं, तो उसके होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ पे एक संतुलन जो चाहिए, वो बहुत कठिन है और एक कवि के रूप में मैं उसे संतुलन प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। इसका नहीं है कि मैंने प्राप्त कर लिया है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा कर लिया होता तो लिखना पढ़ना बंद करके आराम से बैठते, हो गया, पूरा हो गया, तो वो तो नहीं है। आदमी लिख हर अगली कविता हम इसलिए लिख पाते हैं कि हम पिछली कविता से परम संतुष्ट नहीं हैं। परम संतुष्ट हो जाए तो आगे क्यों लिखें फिर क्या मतलब है? तो वो तो है। तो ये चीज़ बनी रहती है, ये द्वंद्व तो रहेगा और इसके बीच में ये समय है और हमारी परंपरा, बल्कि नई पीढ़ी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ें बनेंगी। जो संकट है आलोचना का, वो भी बहुत गहरा रहा है। तो अब ये किताबें भी जो आई है तो इसमें मैं तो प्रायः बहुत शर्माता हूँ, मेरे ऊपर लिखा जाए उसको ना पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ दबाव-वबाव बन जाए तो कभी पढ़ लेता हूँ, तो हमने पढ़ लिया। तो देखिए, ये देवशंकर नवीन की पहली जो किताब है, जी, जी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये नवीन ये पता चला ये फिज़िक्स में एमएससी हैं और हिंदी में एमए पीएचडी भी हैं। तो फिज़िक्स काम आता है कहाँ पर? वैज्ञानिक विश्लेषण में। हिंदी का संकट ये रहा है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक विश्लेषण का बहुत अभाव रहा। और कवि तो खैर चलिए संश्लिष्टता से चीज़ों को प्राप्त कर लेगा, आलोचक को तो जानना ही होगा ना। तो ये जो वैज्ञानिकता है वो बनाती है। उसी तरह से अरविंदाक्ष जी हैं, तो अरविंदाक्ष जी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि कई भाषाओं को जानते हैं और कई भाषा की कविता को जानते हैं। तो कविता में प्रवेश करना और उसकी एक व्याख्या करना। हाँ, ये पुस्तक इसलिए भी मुझे अच्छी लगी क्योंकि आपकी कविताओं पर बाकायदा टिप्पणी के साथ हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पुस्तक जो है हुँ, कविता का संदर्भ है और वह कविता हाँ, जैसे पुरखों का दुःख है तो ज़्यादा प्राचीन है वेदना की नदी शानदार अनुपस्थिति के बीच उपस्थित होती है कविता। हाँ, आशंकाओं के द्वीप में बेचैन ज़िंदगी जीने वाला नागरिक मतलब तो हर हाँ, कविता के तो साथ एक बड़ी-सी टिप्पणी तो आलोचकीय ये दृष्टि के दोनों साथ। पुस्तकें इसी मायने में महत्वपूर्ण है जी। कि ये आशीर्वाद में नहीं लिखी गई है।
और किसी व्यक्तिगत निजी प्रेम में भी नहीं। मैंने इन लोगों से ऐसे रिश्ते भी, जो रिश्ते हैं, लेकिन वो रिश्ते सिर्फ़ साहित्य के कारण बने। साहित्य से इतर कारणों से कोई रिश्ता नहीं बना, ना मैं कोई कॉलेज का प्रोफ़ेसर था, ना ये ऐसा था कि किसी आयोजन में इनको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया और फिर कुछ भी नहीं किया। बल्कि इन लोगों ने ही कुछ बाद में निवेश किया है मुझ पर, मैं उनको बुला-बुला के। तो ये कुछ नहीं था। ये सिर्फ़ कविता को जानने, एप्रिशिएट करने और के कारण ये बना। मदन जी, आपने 2 बहुत खतरनाक टिप्पणी की हुँ, अभी। हुँ। आपके अनजाने ही आपने जो 2 बातें कही, वो हमारे समय के 2 बहुत प्रतिभा प्रभावी लोगों के लिए, जैसे अगर मैं याद करूँ, तो आपने कहा कि ना मैं प्राध्यापक था हुँ। और ना मैं बुला सकता था। हाँ, मैं कोई तो भी मैं कह सकता हूँ कि आप मतलब एक तरह से अगर इन दोनों विधाओं को हम देखें, तो मैं डॉक्टर नामवर सिंह जी को याद करूँगा और अशोक वाजपेयी जी को हाँ, तो उन याद। लोगों की क्षमताएँ तो मुझ में नहीं थी। और नावड़ जी तो कवि नहीं थे मान लीजिए, लेकिन जो कवि रहे हैं विश्वविद्यालयों में बड़े पदों पर रहे, या जो अशोक वाजपेयी तो और चीज़ों पर रहे। तो ये तो ऑबलाइज़ कर सकते हैं ना लोगों को। तो उन पर, उनकी कविता पर कोई इसलिए होता भी है। आप देखिएगा कि कुछ प्राध्यापक कवि हैं, हमारे मित्र भी हैं, अच्छे हैं संबंध में। तो उन पर जब कोई एक आयोजन हो जाए, कोई हो जाए, तो 10 उनके स्टूडेंट हैं जो लिख देते हैं कि लिख लीजिए। मेरे ऊपर कोई अगर लिखेगा तो सिर्फ़ मेरी कविता को पसंद करेगा तब भी। ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी ने पढ़ाया है, चलो इन पर कुछ लिख दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये कह रहा था मैं, आपने जो नाम लिया ठीक है, वो अपनी जगह पर है, महत्वपूर्ण भी है, कि अगर ये किताबें लिखी गई हैं, तो इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कविता के अलावा जो इनको मिला हो मुझसे। मैं इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? और अभी जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी, कैमरा हमारा शुरू नहीं हुआ था, तब आपने एक बड़ी ताज़ा तरीन कविता की बात कही थी। मैं चाहूँगा कि वो कविता हमारे दर्शकों के लिए सुना दें और कुछ एक आध अपनी पसंद की कविता आपके सामने, आपके हालाँकि आपके संग्रह तो नहीं है, हाँ, नहीं लेकिन ठीक मैं है चाहूँगा वहाँ। कि कोई एक। हाँ, ठीक है। अभी जो इन दिनों हुआ क्या कि 1.5 वर्षों तक तो मेरा लिखना पढ़ना बंद रहा। पढ़ना भी बंद रहा, लिखना तो बंद हो जाना, कोई किताबें नहीं पढ़ पाता था, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था पारिवारिक घटना के कारण। लेकिन अब धीरे-धीरे पढ़ना भी शुरू हुआ है, लिखना भी शुरू हुआ है। इन 1.5 वर्षों में कुछ ब्लर्ब मैंने लिखे होंगे और एक कॉलम भी लिखा है, वो सब बोलकर था। मैं ये कह दूँ कि सब बोलता था मैं, और इसी फ़ोन पर, और रिकॉर्ड हुआ और उसको एडिट किया और कर। अब नई तरह से कविताएँ हमने फिर से शुरू की है। तो इस बीच में ये भी योजना बनाई है कि जो पहले के मेरी कविताएँ हैं 19 के बाद की, और ये नई शुरुआत इस 1 महीने के पहले की, उनको एक का एक संकलन बन जाए। उनका एक संग्रह बनाऊँगा। अभी तो ये काम है कि एक संग्रह बनाना है। अंग्रेज़ी अनुवाद डॉक्टर शोभा नारायण ने कुछ कविताओं का किया है। तो वो एक दिन मुझसे बात करना चाहती हैं। गर्मियों के कारण नहीं, भाई इसी कारण मैं नहीं गया हूँ बंगलुरु, कि जब कुछ मौसम सुधरे तो उनसे मिल के, तो वो एक संग्रह बन जाए। गद्य का है, गद्य में तो जो चीज़ें लिखी गई है, गद्य का संकट ये होता है कि जब आप लिखते हैं चीज़ें लेख वगैरह के ऊपर, लेकिन जब पुस्तक करना चाहते हैं तो उस पर फिर से काम करना होता है। कविता पर ये नहीं करना होता है। कविताएँ तो फाइल जो छपी है फाइनल रूप में है, उसको उठाया और सिर्फ़ एक क्रम बना देते हैं आप। तो गद्य में भी वो ऐसी किताबें पड़ी हुई है जिसको करने की ज़रूरत है। वो सब काम मैं चाहता हूँ कि जल्दी-जल्दी पूरा करूँ। शायद पूरा कर दूँ तो कुछ आगे रास्ता निकले और भी कुछ अलग खुले। एक तो ये पक्ष हुआ, और दूसरा है कि इन दिनों समय बार-बार खुद को परिभाषित करने के लिए मजबूर कर रहा है, या आकर्षित कर रहा है। आप हर 6 महीने, हर 3 दिन में अभी देखिए बदल गया है, समय बदल गया है, परिभाषाएँ बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, और जिस तरह से लोग, चेहरे बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये निरंतर इन्वॉल्व कर रहा है। एक कवि को इन्वॉल्व होना भी चाहिए ना इन सारे परिवर्तनों के बीच में, और उसको एक रास्ता ढूँढना चाहिए। तो ये है, दिनों कर रहा हूँ, और पढ़ना लिखना शुरू किया है, तो एक पूरी जो नई पीढ़ी आ रही है, 90 के बाद की जो कविता, 90 के बाद मैं मानता हूँ कविता में बहुत व्यापक बदलाव आया। क्योंकि परिस्थितियाँ बदली ना, पूरी वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक ग्रैंड नरेशन टूट गया, सांप्रदायिकता का उभान हो गया, बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया हमारे देश में भी। तो कई चीज़ें एक साथ बदली, वैश्विक स्तर पर भी और हमारे देश में भी।
तो जो नए कवि पैदा हुए 90 के बाद, उन्होंने बहुत बदलाव, पुराने कवियों ने भी बदलाव किया है। केदारनाथ सिंह की कविता भी 90 के बाद बदली हुई दिखती है, लेकिन वो एक अलग मसला है। पुराने कवियों ने जो किया है, उसको कैसे रेखांकित किया जाए, इसके बारे में भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नए कवियों के चयन ऐसे उस बाद के कवियों के बनाए जाएँ, वो शायद कर पाऊँगा। मतलब मुझे करना नहीं, मुझे एक निर्देशित करना है कि इस तरह से करिए, और प्रकाशक कोई करेगा। एक प्रकाशक से बात भी हो गई है, तो वो कर लेगा। तो ये सब तो है, योजनाएँ जीवन की है, तमाम चीज़ें। और रह गई बात कविता, जो इधर हमने कविताएँ लिखी है, तो वो लेकर तो इधर कौन-सी कविता की चर्चा मैं भूलता हूँ तो क्या आपसे की थी, वो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कविता है, जो मैं सिर्फ़ इसलिए सुनाना चाहता हूँ, जो इसमें नहीं लिया, इसको लेना चाहिए। इसमें तो है, सारी कविताएँ अच्छी है, ये इसमें नहीं है, तो इसको अलग से सुनाना। क्योंकि मध्य वर्ग का जो मामला है ना अभी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में हुआ, प्रायोरिटी को कैसे बदला जाता है। होता क्या है कि पूरी दुनिया में 2 तरह के विचार हैं, मानवतावादी, मनुष्य के पक्षधर विचार, और मनुष्य के विरोधी संस्थाओं के पक्षधर विचार। चाहे पूंजीवाद में पूंजीवादी संस्थाएँ, उसके पहले सामंतवादी संस्थाओं के पक्ष। तो विचारों की टकराहटें दुनिया में होती रही। पहली बार क्या हुआ, 70-80 से ही शुरू हो गया था लगभग, कि विचार बनाम बाज़ार हो गया। आपके विचार ये हैं, हमारे विचार ये अलग हैं, तो हम इस पर नहीं लड़ रहे हैं। अरे विचार अपनी जगह पर रखिए। ये जो शर्ट है ना, इसका रंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप और इससे भी बेहतर रंग वाले, हमारे पास 4 शर्ट की आइडिया है, ये आप ले लीजिए तो अच्छा है। आपके पास फ्रिज तो अच्छा है, लेकिन डबल डोर नहीं है। तो डबल डोर मतलब बाज़ार ने ऐसा प्रभावित किया लोगों को कि लोग उसी में डूब गए। फ्लैट लेना है, फ्लैट का ईएमआई देना है, ये हो रहा है, उसके बाद कार है, कार का देना है, फिर तरह-तरह के फ्रिज चाहिए, तो मुझे तो इसने क्या किया आपको? इसने हम सबको क्या किया है कि पूरी तरह से विचार की लड़ाई ही खत्म हो गई। अब तो पैसा लाने और उपभोक्ता होने की लड़ाई शुरू हो गई। ये मध्य वर्ग की शिफ्टिंग है। ये शिफ्टिंग बहुत घातक है। इस शिफ्टिंग पर ही एक कविता है छोटी सी, सुना दें। बिजू का। सबसे पहले दुनिया को बदलने का सपना मरा। सबसे पहले दुनिया को बदलने का सपना मरा। एक खूबसूरत दुनिया में हो मेरा घर की जगह पर मैं सोचने लगा, दुनिया में हो मेरा खूबसूरत घर। एक खूबसूरत दुनिया में हो मेरा घर की जगह पर मैं सोचने लगा, दुनिया में हो मेरा खूबसूरत घर। फिर एक-एक कर वह सब कुछ मर गया, जिनके मरने से आदमी मर जाता है। फिर एक-एक कर वह सब कुछ मर गया, जिनके मरने से आदमी मर जाता है। अपने कुटुंब को आपद-विपद से बचाने के लिए राजी खुशी ही तो मैं खड़ा हुआ था, अनंत की ओर बाहें फैलाए। बिजू के जैसा अनंत की ओर। धीरे-धीरे मेरा कपड़ा तब्दील हो गया लत्ते में। धरती में धंसे पाँव और फैले हुए हाथ जड़ता के ताप से सूख कर लकड़ी हो गए। बदन काठ का एक टुकड़ा भर रह गया। बदन काठ का एक टुकड़ा भर रह गया। फिर एक दिन महसूस हुआ मेरा सिर एक औंधी हुई हांडी में बदल गया है। मेरा सिर एक औंधी हुई हांडी में बदल गया है। महीनों दाल पकाने के बाद त्याग दी गई हांडी में मेरा सिर एक औंधी हुई हांडी में बदल गया है। तो इस तरह से आदमी बिजू का बन चुका है पूरी तरह से। मदन जी, ये है बहुत मध्य बहुत वर्ग। आभार आपका साहित्य तक के लिए समय आपका निकालने भी, के आपने लिए। बुलाया मुझे। और और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही सृजित करते रहें। आपकी जो कविताओं का जो स्वर है वह अनंत काल तक चलता रहे, क्योंकि महल फ़िल्म देखकर 1976 में आपने लिखा था, दरख्तों के बीच से झाँकता है चाँद, जैसे रोशनदान से मधुबाला, सारा देश मुझे एक महल लगता है, जिसमें ज़िंदगियाँ रूहों की तरह भटक रही हैं। इंसान रूहों की तरह न भटके, वह हाँ, उस फिल्म के इंसान की दृश्य को तरह। याद कीजिए। वो लड़की है जीवित, लेकिन वो खुद मान लेती है कि जैसे वो रूह है किसी। वो अद्भुत फिल्म थी अपनी तरह की। तो और एक अपने समय को सच्चाई। लेकर आप इस तरह की कविताएँ सिनेमा पर भी लिखें,
फूलों पर भी लिखें, प्रकृति पर भी लिखें। जी, समय सुंदर हो, इंसान सुंदर हो, यह पृथ्वी अपने सौंदर्य की तरफ, अपने मूल की तरफ और मनुष्यता की तरफ और भी बेहतर ढंग से बढ़ सके, इसी कामना के साथ बहुत-बहुत बहुत आभार। आपका स्नेह बना रहे आप लोगों का और आज तक में आप तो पहले भी कविताएँ हमारी इसमें शामिल करते रहे हैं। आज हम लोग औपचारिक रूप से पहली बार बैठकर बातचीत कर पाए, तो ये अच्छा लग रहा है और इससे एक शक्ति भी मिल रही है। देखिए ऐसा है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम कवि हैं तो हमें किसी प्रशंसा की, किसी मंच की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए लालाई थोड़ा बहुत गलत है, वो तो वो होते हैं जो भीतर से कवि नहीं होते। लेकिन हमारी चीज़ें लोगों तक जाएँ, जैसे आपने कहा ना कि तुलसीदास भी चाहते थे कि आखिर जी, रामलीला का मंचन हो। जी, तो ये है कि चीज़ें जाएँ और जाने का आज का माध्यम तो यही है, मीडिया ही है, तमाम चीज़ें हैं। तो आपने इस मीडिया में और इस बातचीत में जगह दी है। आपके प्रति भी आभार और आपके पूरे अ मतलब इस कहिए कि इस पूरी मंडली के प्रति आपके साथ जुड़े हुए जितने सहयोगी लोग हैं, सबके प्रति बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। अगले सप्ताह आपने मदन जी को सुना, इनकी बातचीत को सुना, समय संदर्भों के बारे में, एक कवि का क्या सरोकार हो सकता है अपने समय और समाज को लेकर, अपने देश और प्रकृति को लेकर, इस पृथ्वी को लेकर। आपको पता चला होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। अगले रविवार ठीक इसी समय मैं मिलूँगा किसी और अतिथि के साथ। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।